हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए प्राइवेट डिटेक्टिव वांग अ वैम्पायर फॉल इन लव के पार्ट 2 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था ईबो को एक वैम्पायर ने काट लिया है। अब देखते हैं आगे। ईबो कह रहा था, मैं अपने बेड से उठना चाहता था पर तुरंत मुझे चक्कर आने लगे। बेड के बगल के नाइट स्टैंड पर एक ऑरेंज जूस का ग्लास रखा था, साथ में एक नोट भी था, इसे पियो, तुम्हें आराम मिलेगा। मैंने तुरंत वो जूस पी लिया। करीब करीब आधे घंटे बाद मैं उठकर बाथरूम तक जाने में सफल रहा। अब बेडरूम की खिड़की से आती हुई लाइट मेरी आंखों को हर्ट कर रही थी और मैं बहुत ठंडा पड़ गया था और सर दर्द से फटा जा रहा था। मेरी आईने में तक देखने की हिम्मत नहीं हुई। सबसे पहले तो मैं नहाना चाहता था। मैंने पूरा उबलता हुआ पानी बदन पर लिया पर मुझे बिल्कुल गर्म नहीं लग रहा था। अपना बदन घिसते हुए मुझे समझ आया कि मेरी स्किन तो सफ़ेद पड़ने लगी है और मेरे घुटने पर बचपन से जो चोट का निशान था वो भी गायब हो चुका है। मेरा शरीर अब भी मेरा था पर कुछ तो बदल गया था। ये ठंडा पड़ चुका था और बहुत स्मूथ हो गया था। अचानक से मेरे एब्स दिखने लगे थे। पहले ये इतने बढ़िया कभी नहीं दिखते थे। मैंने जब उन पर हाथ फिराया तो पता नहीं एक अजीब सी बेचैनी मेरे दिल में घर कर गई। मुझे वो सब याद आ गया जो कल मेरे साथ हुआ था। अचानक से मुझे बहुत हॉट फील होने लगा। मैं अपनी बॉडी को टच करने लगा पर यह काफ़ी नहीं था। मुझे एक वाइब्रेटर भी यूज़ करना पड़ा। मैं इतना हाई कभी नहीं हुआ था। ये सब पहली बार हो रहा था। मेरी सांसें भारी हो चुकी थी। मैं कुछ देर तक वैसे ही बाथटब में पड़ा रहा पर कुछ ही देर में मेरी हालत पहले से भी बदतर हो गई थी और इस बार का ऑर्गेज़म पहले से भी ज़्यादा वायलेंट था। इतना कि मैं बाथटब में ही सो गया। जब मेरी आँख खुली मैं रेंगते हुए बाहर आया और तब जाकर मैंने अपने आप को आईने में देखा। मेरे नेक पर वो बाइट मार्क नहीं था, ना ही मेरा चेहरा उस पर्सन की तरह बन गया था जिसने मुझे काटा था। वो तो बहुत बदसूरत था। मेरी आँखों की पुतलियों का रंग बदल गया था। पहले वो ब्राउन कलर की थी और अभी येलो कलर में ग्लो कर रही थी। मैंने अपने दांत देखे। पहले तो वो नॉर्मल थे लेकिन धीरे धीरे मेरे कैनियन फैंग्स में बदल गए और कुछ ही सेकंड्स में वो फिर से नॉर्मल हो गए। ये जो कुछ भी हो रहा है ये समझने के लिए किसी मास्टरमाइंड की ज़रूरत नहीं थी। मैं जानता था मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं बदल रहा था। मैं भी उन जैसा ही एक बन रहा था जिसने मुझे कल काटा था, एक वैम्पायर। हाँ, मैं ये मानने के लिए तैयार तो बिल्कुल नहीं था कि मैं अब इंसान नहीं रहा, पर अचानक से मुझे भूख लगने लगी, बहुत ज़्यादा भूख। मैंने अपने लिए रामेन बनाए पर वो बहुत बेस्वाद बने थे। ऐसा क्या हो गया कि मैं एक ही रात में खाना पकाना ही भूल गया। मैंने फिर से एक बार उन्हें बनाया पर उसका स्वाद तो अब और भी बिगड़ गया। मैंने फल खाने की कोशिश की लेकिन सबका स्वाद एक जैसा ही था और इधर भूख मेरे सर चढ़कर बोल रही थी। जब मुझसे बिल्कुल भी सहा नहीं गया तो मैंने अपने एक दोस्त को कॉल लगाया, उसे सब कुछ बताया। उसने मुझसे कहा कि मुझे घर पर रहना है और वो जल्द से जल्द मुझसे मिलने आ रहा है। बस आधे घंटे में ही वो मेरे पास था और अपने साथ कुछ ब्लड बैग्स भी लाया था। हालांकि उसने पहले कभी वैम्पायर देखा नहीं था पर मेरी स्टोरी सुनते ही उसने तुरंत मुझ पर यकीन कर लिया और अब वो मेरी मदद करना चाहता था। उसने उस ब्लड बैग में से खून एक कप में निकाला, उसे ओवन में डालकर हीट किया और मेरे सामने रखा। उस खून की खुशबू से मेरे पेट में ज़ोर की आवाज़ हुई। मैंने अब तक सब कुछ ट्राई कर लिया था पर मेरी भूख के आगे वो किसी काम का नहीं था। अब मेरे पेट में बहुत ज़ोर से दर्द होने लगा था, इसलिए ना चाहते हुए भी मैंने वो कप उठाया, अपने होठों से लगाया, ये सोचते हुए उसे टेस्ट करते ही मैं तुरंत थूक दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो टेस्ट बहुत बढ़िया था, इतना बढ़िया कि मैं एक घूंट में ही वो पूरा कप खाली कर गया। मेरे पेट का दर्द भी खत्म हुआ और मुझे फिर से एनर्जाइज महसूस होने लगा। योइन ने इसके बाद मुझे एग्जामिन किया, मेरे ब्लड सैंपल्स लिए और सीक्रेटली उन्हें टेस्ट भी किया। वो कोई डॉक्टर नहीं था लेकिन इतने टेस्ट तो वो कर ही सकता था। उसने मुझे बताया कि मेरा ब्लड नॉर्मल नहीं रहा और कंप्यूटर बता रहा है कि ये किसी अननोन स्पीसीज़ का है। जब मैंने योन को ये बताया
कि मेरी सेक्सुअल डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हाइप कर रही है, तो उसने खुद को मुझे ऑफ़र किया। पर मैं उसे उस तरह से कभी नहीं देखता था, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया। वो मेरे लिए मेरे भाई जैसा था, उसके साथ सोना मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था। उसने कहा भी कि वो तो बस मज़ाक कर रहा था, पर मुझे उस पर यकीन नहीं हो रहा था। अब हम सोच रहे थे कि आगे क्या होगा। सबसे पहली बात मुझे ये समझ आई कि अब मेरी ज़िंदगी नॉर्मल नहीं रहेगी। मैं अब एक ऐसी दलदल में था जहाँ से कभी बाहर नहीं निकल सकता था। मेरी पूरी ज़िंदगी मैंने अपने लाइफ के बारे में प्लान करने में गुजार दी। ये कोई बुरी बात भी नहीं थी। अपनी ज़िंदगी प्लान करना, उस प्लान के अकॉर्डिंग काम करना, ये तो सब चाहते हैं, करते हैं। मैं कोई अलग नहीं था। पर अब जो कुछ भी हो रहा था, उसने मेरी एक बनी बनाई लाइफ की धज्जियाँ उड़ा दी थी। मैं एक वैम्पायर बन गया था, जिस वजह से मुझे इतनी मेहनत से मिला हुआ जॉब क्विट करना पड़ा। जैसे ही पहले दिन मैंने खून को सूंघा, मुझसे अपनी भूख कंट्रोल नहीं हुई। मैं उस पेशेंट का खून ही पी जाता अगर एक सीनियर डॉक्टर आकर मुझे रोकते नहीं। वो दिन मेरी जॉब का आखिरी दिन था। इतना ही नहीं, अब मुझे डे लाइट से भी प्रॉब्लम होने लगी थी। सनग्लासेस पहनने के बाद भी मेरी आंखें जलती रहती थी। मैं बहुत बेचैन था, इसलिए घूम फिर कर उसी आदमी के पास पहुंचा जिसने मुझे वैम्पायर बनाया था। मैं उससे जानना चाहता था कि अब मैं क्या करूं, कैसे खुद को कंट्रोल करूं। पर उसका अकाउंट तो डिलीट हो चुका था, ना ही वो मुझे किसी और साइट पे मिल रहा था। अब इस तरह से मैं और नहीं जी सकता था। मैंने जान देने की कोशिश की, लेकिन एक वैम्पायर इतनी आसानी से नहीं मरते। मैं अपनी बालकनी में बिल्कुल नेकेड खड़ा रहा, कड़ी धूप में। नतीजा, मैं भुनकर कोयला हो गया। यहाँ तक कि 2 दिन तक देख भी नहीं पाया। लेकिन फिर से सभी घाव भर गए। ना तो हाथ काटना काम आ रहा था, ना ही जहर पीना। आखिरकार मैंने फांसी लगा ली। अपने बेडरूम में पूरे 2 दिन तक मैं पंखे से लटकता रहा। बाद में युआन ने आकर मुझे छुड़ाया। ठंड पड़ने लगी थी। हमारे घर के पास की झील जम चुकी थी। मैंने उसमें छलांग लगाई, चाहा कि मैं डूब के मर जाऊं। पर वैम्पायर्स को सांस नहीं लेनी पड़ती, ना ही ठंड लगती है। मैंने गार्लिक, होली वाटर और क्रॉस भी ट्राई किया, कुछ भी काम नहीं कर रहा था। धीरे धीरे मुझे समझ में आया, जल्दी ना मरना एक तरह का फ़ायदा ही है। उन दिनों मैं एक अमेरिकन डिटेक्टिव सीरीज़ देख रहा था और कहीं ना कहीं ये मेरे बकेट लिस्ट का भी हिस्सा था। मुझे एक डिटेक्टिव बनना था, इसलिए मैंने एक ट्रेनिंग एजेंसी में अप्लाई किया और अपनी सारी सेविंग्स लगाकर एक बिज़नेस खड़ा किया। पर फिर भी अपना पहला क्लाइंट पाने के लिए मुझे हफ्तों तक इंतज़ार करना पड़ा। धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। मैं इनसे आदी होता गया। एक वैम्पायर होने की वजह से अब मैं बस खून पी सकता था। पर हाँ, एक चीज़ और थी, अनकंट्रोलेबल डिज़ायर फॉर सेक्स। जो भी मेरे साथ हुआ, उसके बाद मुझे डर लगने लगा था, कहीं ये सब मैं किसी और के साथ ना करूं। इसलिए ज़्यादातर मैं अपने आप को घर में बंद रखता था। पर मैं किसी के साथ हो नहीं सकता, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं मज़े नहीं कर सकता, बल्कि अब वैम्पायर होने से मुझे और भी ज़्यादा प्लेजर मिल रहा था। पहले मैं काफ़ी सॉफ्ट पर्सन था, इसलिए प्यार भी मेरे लिए एक सॉफ्ट चीज़ थी। पर अब जितना पेन उतना मज़ा, ये मेरा मोटो बन गया था। मुझे लगता है ये मेरे अंदर के एनिमल की सोच है। मैं सोच भी नहीं सकता कि उसके लिमिट्स क्या है। वो आदमी जिसने मेरे साथ ये सब कुछ किया, अगर वो वुल्फ नहीं आता तो पता नहीं वो मेरे साथ और क्या क्या करता। मैं हमेशा उसके बारे में सोचता रहता था। शायद वो एक वुल्फ था या फिर वेयर वुल्फ। जितना भी मैं इंटरनेट पर ढूंढ सकता था, किताबें पढ़ सकता था, वो सब उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए काफ़ी नहीं थे। मैं बस अंदाज़ा लगा सकता था, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था, ना खुद को समझाने के लिए, ना किसी और को दिखाने के लिए। जैसा कि इंटरनेट के बारे में मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि ये एक वाहियात चीज़ है। अब जाकर ये मुझे और भी ज़्यादा रियलाइज़ होने लगा था, क्योंकि मैं अपने एबिलिटीज़ को जानता था, महसूस कर सकता था। पर इंटरनेट पर जो भी वैम्पायर और वेयरवुल्व्स के बारे में बताया जा रहा था, वो तो बिल्कुल ही वाहियात था। आजकल लोग मेरी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे। जो भी मेल या फीमेल मुझसे बातें करते थे,
वो मुझे फॉलो किया करते थे। ये सब कुछ तो युआन के साथ कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। कुछ दिनों पहले तो वो सब कुछ भूलकर बस मेरे करीब आना चाहता था। लकीली अब वैम्पायर होने के नाते मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ। मैंने उसे कमरे से खदेड़ दिया और जब तक वो शांत नहीं हो जाता उससे बात तक नहीं की। बाद में उसने कन्फेस किया कि अब वो मेरे चार्म से इतना आकर्षित हो चुका है कि वो मुझसे अलग ही नहीं रहना चाहता। बाद में उसने कहा कि शायद मेरे हार्मोन्स की वजह से ऐसा हो रहा है, जिससे लोग मेरे पीछे पागल हो जाते हैं। ये बात तो मैं भी एक्सपीरियंस करने लगा था। जब भी मैं बाहर होता था और मुझे भूख लगती थी, लोग अपने आप मेरे करीब आने लगते थे। शायद अनजाने में मैं अपने फेरोमोन्स रिलीज़ कर रहा था। क्या यही सब मेरे साथ भी हुआ था? इसलिए मैं भाग नहीं पाया था। उस वैम्पायर ने जब मुझ पर अटैक किया था, तब मैं सब कुछ सोच पा रहा था। ऐसा नहीं था कि मैं वहाँ से भागना नहीं चाहता था, पर मेरे अंदर ताकत ही नहीं थी। इसीलिए तो मैं हिल भी नहीं पा रहा था। खुद को बचाना तो बहुत दूर की बात है। बाद में युआन के 5 हाथ लंबी ज़बान ने एक और राज खोला। हो सकता है वो वैम्पायर टॉप था, इसलिए उसने मुझे ऐसा बना दिया था। लेकिन मैं बॉटम था, इसलिए मैं दूसरों को सेड्यूस कर रहा था। सबसे वाहियात कारण, पर पता नहीं क्यों मुझे उस पर तब भी भरोसा हो रहा था। एक बार तो एक बहुत भयंकर लड़की मिली थी। उसके पीले दांत थे। उसने तो मुझ पर जंप ही कर दिया। मेरी दाई फसली तक टूट गई। वो तो मुझे किस करना चाहती थी, मुझे अंडरएस करने की कोशिश कर रही थी, पर मैंने अपने लैपटॉप से उसके सर पर ज़ोर से वार किया। वो ज़मीन पर गिर गई और मैं तुरंत वहाँ से भाग उठा। जब मैंने ये सब युआन को बताया तो वो इतना हंसा कि वो शायद अपने पैंट में सुसु कर देता। उसने कहा कि मैं एक बहुत क्यूट हूँ, इसलिए कोई मेरे चार्म से नहीं बच सकता। क्या ये पॉसिबल है? अगर उस औरत की जगह मेरी उम्र का कोई हैंडसम लड़का होता तो शायद मैं उस बारे में सोचता भी, पर मैं कम से कम उसके लिए प्लेग्राउंड तो यूज़ नहीं करता। खुशकिस्मती से उस वक्त शाम का समय था और कोई प्लेग्राउंड पर मौजूद नहीं था, वरना मेरी तो खैर नहीं थी। ये तो हुई पुरानी बातें। इस वक्त मैं अपने एक स्कूलमेट से मिलने की तैयारी कर रहा था और ये दुआ कर रहा था कि उसके सामने कहीं मुझे उल्टी ना आ जाए और एक नॉर्मल इंसान की तरह उसके सामने मैं कुछ तो निकल पाऊँ। खैर, खाने के नाम से ही मुझे पसीने छूटने लगते हैं, लेकिन अपने क्लासमेट के सामने मुझे दिखावा तो करना पड़ेगा। पर क्या होगा, अचानक से मुझे भूख लग गई तो? मैं ऐसे ही खून लेके रेस्टोरेंट में तो नहीं जा सकता। अगर मेरे फेरोमोन्स ने उस वक्त मेरा साथ नहीं दिया और वो पगला गए तो क्या मैं अपने फॉर्मर क्लासमेट को भी मेरे ऊपर चढ़ने पर मजबूर कर दूंगा, वो भी सबके सामने? ये ख्याल ही कितना बकवास है। दोपहर हो चुकी थी और जब युआन तैयार होकर सामने आया तो वो बिल्कुल माफिया लग रहा था। वो क्या जताने की कोशिश कर रहा था? मैंने तो बस एक सिंपल सी टाइट जीन्स और ब्लैक शर्ट पहना था, जैसे कि मेरी इमेज थी, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी वैम्पायर के अलावा भी लाइफ में बहुत कुछ होता है। युआन की कार से जब हम होटल पहुंचे, मैं काफ़ी नर्वस था। यहाँ तक कि गाड़ी से उतरने से पहले मैंने 100 मिलीलीटर खून भी पिया। तब मेरी परेशानी थोड़ी कम हुई और मैं धीरे धीरे रेस्टोरेंट के अंदर गया। आई नो ये इनफ नहीं है, लेकिन थोड़ा सब्र रखिए, अगले वीडियो में ईबो और झानगा मिलने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।